जर्मनी के एकीकरण में जिस तरह से बताए थे, इटली के एकीकरण में रेलवे ने प्रमुख योगदान दिया, उसी तरह से जर्मनी के एकीकरण में भी रेलवे का अहम योगदान माना जाता है। रेलवे के द्वारा जो प्राकृतिक बाधाएं थी, जो दूरी बढ़ी थी 31 राज्यों में, धीरे धीरे रेल परिवहन के माध्यम से दूरी कम होने लगी और जर्मनी के लेखक एवं साहित्यकारों ने भी जर्मनी के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को पैदा किया और धीरे धीरे जर्मनी का एकीकरण का कार्य पूरा हो पाया। तो याद रखेंगे 1930 से लेकर 1948 तक का जो परिणाम हुआ, अंत में 1948 ईस्वी में जर्मनी में राष्ट्रीयता का स्थापना कर दिया गया। 1848 में जर्मनी के राष्ट्रवाद की स्थापना हो गई। 1848 में जर्मनी का एक फ्रैंकफर्ट में संविधान या संसद का निर्माण किया गया। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान के नाम से जाना जाता है और जर्मनी के इस वाइमर संविधान से, ध्यान से सुनिए, जर्मनी के इस वाइमर संविधान से अपने देश के संविधान में कुछ तथ्य भी लिया गया, जिसमें था आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन कहां से? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। क्लियर हो गया? जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन। फिर क्वेश्चन पूछेगा, जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को कहा जाता है। अब इस बिस्मार्क का जन्म क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी के एकीकरण का जनक बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बिस्मार्क, कल पिछले क्लास में बताए थे, या जो बिस्मार्क है या भारत का बिस्मार्क, या एकीकरण करने के लिए जो जो व्यक्ति काम किए उसे बिस्मार्क की उपाधि दे दिया गया, बिस्मार्क का टाइटल दे दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया। इटली का बिस्मार्क किसे कहा गया? काउंट काबूर को कहा गया। इटली का बिस्मार्क किसे कहा गया? काउंट काबूर को कहा गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी के एकीकरण के पश्चात जर्मनी में औद्योगिक विकास का प्रक्रिया स्टार्ट हो गया और जर्मनी में जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी था, ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, वो भी समाप्त हो गया। तो धीरे धीरे जर्मनी के एकीकरण को रूल्स कौन दिया, नियम कौन बनाया? बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति को पालन किया था। याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत में बलबन ने भी रक्त एवं लौह की नीति को पालन किया था। ब्लड ऑफ आयरन के नाम से भी, ब्लड एंड आयरन, मेन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से भी बिस्मार्क को जाना जाता है। फिर से सुनिएगा, मेन ऑफ बिस्मार्क को क्या कहा गया? मेन ऑफ ब्लड एंड आयरन, मेन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, प्रशाक के प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रशाक के प्रधानमंत्री या जर्मनी के शासक विलियम प्रथम के द्वारा बिस्मार्क को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इतना क्लियर याद हो गया? तो चलो लिखो, लिखाइएगा नहीं सर, बोनस कुमार जी लिखाइएगा नहीं? हाँ, निश्चित रूप से लिखाएंगे भाई। ये तो हम लोग का एक टाइटल था, हम लोग का जितना भी इसमें बताना था सब हम लोग बता दिए हैं। अब देखो भाई, जर्मनी के एकीकरण में जो सब बातें थी, पहले आप इसको याद करना। पहला पॉइंट लिखेंगे, जल्दी से लिख लेंगे। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य आधार किसे माना गया? तो एकीकरण का मुख्य आधार बताए थे, भौगोलिक परिस्थितियां को माना गया। किसे माना गया भाई? भौगोलिक परिस्थिति को माना गया। क्यों? क्योंकि 31 प्रांत में बंटा हुआ था। मुख्य आधार क्या था? भौगोलिक परिस्थितियां। विकास में योगदान कौन दिया? रेलवे।
एकीकरण से पहले जर्मनी कितने प्रांत में बंटा हुआ था? बता चुके हैं, पहले जर्मनी 31 प्रांत में बंटा हुआ था। कितने प्रांत में? 31 प्रांत में बटा हुआ था। हो गया, 31 प्रांत में बटा हुआ था। अब देखो भाई, जर्मनी में क्वेश्चन पूछेगा, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन आ रही थी? तो इटली के एकीकरण के तरह जर्मनी में बाधा ऑस्ट्रिया ही आ रहा था। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी